हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना था, उसके हवाले से बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की मैच के, जहां पर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को कंप्लीट एनिहिलेट किया, कंप्लीट डोमिनेट किया और उनको 9 विकेटों से मैच को फिनिश किया, 9 विकेटें रहते हुए। और वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट अब डू एंड डाई सिचुएशन में डाल दिया साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट था वो भी काफ़ी हद तक गिरा और +5 पॉइंट समथिंग से अब वो 1.79 पे आया। साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी, रबाडा, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉस, इन सभी ने विकेटें निकाली और एक समय पे वेस्ट इंडीज को उन्होंने 82-85 पे 6 विकेटों पे ला करके खड़ा कर दिया था, जहां पर लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 120-130 हार्डली पहुंच पाएगी। बट वहां से रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने मैच को बहुत लंबा समय तक के लिए लेकर के चले और एक अच्छा हेल्दी पार्टनरशिप वहां पे बिल्डअप हुआ। दोनों ने ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी बनाई। सेफर्ड ने तो हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट भी की और जेसन होल्डर 49 पे रन आउट हो जाते हैं। और वहां पर उनके पास फिर जो रिकवरी की ना, उससे एक होप बनता है कि वेस्ट इंडीज यहां से मैच जीत सकता है। पहले तो लगा कि साउथ अफ्रीका इस मैच को डोमिनेट करके एक तरफा पूरा साइड फेंक देगी और वेस्ट इंडीज को जो उनका प्लस का रन रेट है ना वो नेगेटिव में आ जाएगा आज। लेकिन वेस्ट इंडीज की जो रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद जो उन्होंने खेल दिखाया ना, वो खेल एक्चुअल में इंडिया को दिखाना था। आज वेस्ट इंडीज ने फिर बताया कि क्या टेम्पो होना चाहिए खेल का। अगर आप मारने के लिए जा रहे हो, रन के लिए जा रहे हो ना, तो आप गिरते पड़ते 150-170 पहुंच जाओगे। बट अगर आप रोक करके खेलोगे और सोचोगे विकेट बचा लेता हूं, विकेट बचा लेता हूं, तो फिर वही हाल होता है जो इंडिया वाला हुआ था, जिसमें इंडिया 111 रन पे बुक हो जाती है। तो इंडिया को भी यही चीज सीखने की जरूरत है इस मैच से कि भाई विकेट गिर रही है, गिरने दो। आप अपना जो स्ट्राइक रेट है, जो अपना रन रेट है, वो मेंटेन करके चलो, जिससे एक हेल्दी टोटल तक आप पहुंच सकते हैं। मैच साउथ अफ्रीका जीतती है, इंडिया के खेमे में उससे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इंडिया को अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और अब इंडिया को अपने दोनों मैच जीतने थे। इंडिया जब आज उतरी मैदान पे तो उनका एक ही मकसद था कि आज हमको अपना एक ए ग्रेड गेम दिखाना है और अपना अपने आप को जो डोमिनेटिंग फोर्स है ना, जो फोर्स टू रेकन विथ है, वो आज दिखाने की जरूरत है। टॉस जीतता है जिम्बाब्वे, इंडिया को पुट इन करता है। वो ये सोचे होंगे कि इंडिया ऑलरेडी प्रेशर डाउन है और हम उनके अगर क्विक विकेट्स ले लेते हैं तो दे माइट भी 160-170 पे आउट होते हैं और हम जीत सकते हैं मैच को। बट अगर हम इंडिया को अगर हम सेकंड बैटिंग करवाते हैं, चेस करवाते हैं, तो इंडिया वो ऐसी टीम है जो 10 ओवर 12 ओवर में टीम चेस करके निकल जाएगी। तो जिम्बाब्वे ने सोच तो अच्छी थी जिम्बाब्वे की, वहां पर वो गलती ये हो जाती है जिम्बाब्वे से कि इंडिया को दिमाग में अब था ही नहीं कि अब हमें नेट रन रेट का सवाल है और ये है वो है, सिर्फ मैच जीतना था। तो इंडिया को पता था कि हमको यहाँ पर क्या तब्दीली करनी है और हमें क्या यहाँ पे गेम प्लान लेकर चलना है। इंडिया ने 2 चेंजेस की इस टीम में। पहला चेंज लाए वो अक्षर पटेल, जो उनके वाइस कैप्टन है, उनको वापस लेकर के आए वाशिंगटन सुंदर की जगह पर। और दूसरा चेंज किया उन्होंने रिंकू सिंह, जो अनफॉर्चुनेट अपने फादर के लिए रेस्ट पे थे, या फिर टीम में तो आज वो दिखे फील्डिंग करते हुए सब्स्टिट्यूट के तौर पे, बट कहीं ना कहीं मेंटली वो टीम के साथ नहीं थे, मेंटली वो अपने घर पे ही होंगे। तो उनकी जगह पे संजू सैमसन आते हैं, संजू सैमसन को ओपन कराया जाता है, संजू सैमसन को विकेट कीपिंग कराई जाती है और इससे ये फायदा होता है ना कि नंबर 1, 2, 3 हमारे सॉर्टेड होते हैं। नंबर 1, 2 पे अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, जो ऑफ स्पिनर की बात हो रही थी वो वहां पे निगेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे संजू सैमसन अगर बैटिंग करे तो स्ट्राइक रोटेट करके संजू सैमसन स्ट्राइक पे आ सकते हैं और वो चार्ज कर सकते हैं राइट हैंड मतलब ऑफ स्पिनर को। और हुआ भी ऐसे कि उन्होंने आया, डोमिनेट किया और एक हेल्दी पार्टनरशिप के तहत पे स्टार्टिंग में ही 2-3 छक्के ऐसे जड़ दिए। मतलब मेरे ख्याल से 3 ओवर में इंडिया 146 के आसपास पहुंच चुकी थी। उसके बाद चौथे ओवर में विकेट गिरता है टीम इंडिया का, थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। ईशान किशन नंबर 3 पे आते हैं, उनसे भी यही उम्मीद थी कि वो भी ताबड़तोड़ इनिंग खेलेंगे, बट वो थोड़ा सेंसिबल इनिंग खेलते हैं। और आज अभिषेक शर्मा का दिन था, अभिषेक शर्मा ने क्विक फायर 50 बनाया, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो मैच को लेकर के जा रहे थे। देखो ये छोटी टीम है,
इसलिए लोग बोलेंगे कि छोटी टीम के खिलाफ शिकार किया, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई इसने ये जो रन है ना, ये उसको कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए उसके लिए बहुत कामयाब आएगी, क्योंकि अब उसके बैट पे जब बॉल लगना चालू हो जाते हैं ना, तो फिर उसको पता होता है कि किस तरीके से स्ट्रोक खोलना खेलना है, किस तरीके से रन गति चलाना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार कि अभिषेक शर्मा को स्टार्टिंग का 1-2 ओवर रोकना चाहिए, अपने लिए समय दो, उसके बाद सभी आपको बॉलिंग देंगे, मारने वाले सभी देंगे, आप बस 1-1.5 ओवर का इंतजार कर लो। इस 1-1.5 ओवर में आप थोड़ा सा ये ले लो कि संजू सैमसन को बैटिंग के लिए दे दो स्ट्राइक पे, और संजू सैमसन वहां पर चार्ज करे, अभिषेक शर्मा थोड़ा सा 1-आध ओवर देख ले और उसके बाद वो हिट करना चालू करे कि बॉल पे पिच कितनी हो रही है, बाउंस कितना है, लेंथ क्या आ रही है। ये सारी चीजें जब वो जब अभिषेक शर्मा करना चालू करेगा ना, वो एक डिफरेंट बीस्ट बनकर निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ईशान किशन आते हैं संजू सैमसन के आउट होने के बाद, और ईशान किशन भी उसी लय में खेलते हैं, बट थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट कम था, 38 के आसपास उन्होंने स्कोर किया। दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप भी लगी, ऑलमोस्ट 46 के बाद सीधा 110-112 रन के आसपास वो अपने पार्टनरशिप को लेकर के जाते हैं। वहां पे ईशान किशन आउट होते हैं, रायन बर्ल ने उनका बहुत अच्छा कैच लिया। उसके बाद एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की, और सूर्य कुमार यादव भी वही टेम्पो मेंटेन रखते हैं। आज टीम इंडिया का एक ही मकसद था कि हमें डोमिनेट करना है, चाहे जो भी बॉलिंग मर्जी में आए। और टीम इंडिया एक समय पे ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में 175 पे पहुंच गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 ओवर थे लास्ट के ना, उस पर वहां पर तिलक वर्मा जब एंट्री करते हैं, और तिलक वर्मा आए, तिलक वर्मा छाए, और तिलक वर्मा पूरा का पूरा माहौल बदल कर रख दिया। अब हुआ क्यों ये ऐसा? क्योंकि तिलक वर्मा नीचे आया, उसके पास प्रेशर नहीं था। मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा था ना कि गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट ने उसको बोल रखा था कि तुम आप एक एंकर वाला रोल खेलो। कोई जरूरत नहीं थी यार एंकर वैंकर करने की, रन बनेंगे अपने आप, एंकर सब हो जाएगा। अब क्या रोमारियो शेफर्ड एंकर कर रहा था क्या आज पहला मैच में? या होल्डर ने एंकर किया? तो एंकर वाला अब काम नहीं करना, आप स्ट्राइक करो। जो बंदा 119 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था अभी तक ये वर्ल्ड कप में, आज वो 200 प्लस पे गया है। तो पोटेंशियल पूरा था इसमें, पावर पूरा था इसमें। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ये सोच थी कि हमको थोड़ा सा स्लो करवाना है या एंकर करना है, लास्ट में हम पिंच हिटर का यूज करेंगे, ये करेंगे। भाई आपके पास वो प्लेयर है जो पावर हिटिंग कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, तो क्यों उसको एंकर कराना है? और वो ऐसा बंदा है कि अगर उसको ज्यादा बॉल मिल जाएगा तो वो सेंचुरी भी ठोक सकता है, दैट टू ऑन ए क्विक फायर नोट। तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, आप सबको खुला छोड़ दो। उसके बाद देखो ये किस तरीके से टूट पड़ते हैं और किस तरीके से ये ऑल आउट अटैक करते हैं। टीम इंडिया हार्दिक पांड्या के सेंचुरी और तिलक वर्मा के 44 क्रुशियल रन्स के आसपास पहुंचते हैं 256 पे। लास्ट के 2 ओवर पे टीम इंडिया ने, लास्ट के 3 ओवर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50 से ऊपर का रन मारा है, क्योंकि 17 ओवर में शायद टीम इंडिया के 200 रन के आसपास थे, 202 205 थे, और 20वें ओवर में 256 पे गए। तो 50 रन टीम इंडिया ने लास्ट के 3 ओवर्स में जोड़े। अगर हार्दिक पांड्या वहां पर है और टिका हुआ है, जमा हुआ है, तो वो फिर छोड़ता नहीं है भाई। बॉलिंग वाइज बात करें जिम्बाब्वे की, तो टोटल पैथेटिक थी। किसी ने भी, मेरे को नहीं लगता कि 10 से किसी का भी नेट रन रेट नीचे हो। कोई 12, कोई 15, कोई 14, कोई 13, इस तरीके से रन सबकी पिटाई हुई। 256 पे इंडिया पहुंची। अब इंडिया को यहाँ पे बॉलिंग करना था, बॉलिंग करने के साथ उनको कोशिश करना था कि जिम्बाब्वे को 100-120 के आसपास रोकने के लिए, लेकिन ये होता नहीं है। ब्रायन बेनेट और मोरामी की जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो काफ़ी अच्छी लंबी टिक जाती है। इंडिया यहाँ पे बॉलिंग वाइज टीम इंडिया स्ट्रगल करती है, विकेट्स टाइम पे नहीं निकालते, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। क्योंकि जब बड़ी टीमें आएंगी ना, तो आपको विकेटें लेनी होंगी यार, नहीं विकेटें लोगे तो आप बर्बाद कर दिए जाओगे। अब वरुण चक्रवर्ती को भी लोग समझने लग गए हैं कि किस तरीके से किस लेंथ पे बॉल आएगी, आड़ा तिरछा शॉट खेल करके उसको भी रन रेट बर्बाद कर देते हैं। तो यहां पर विकेटों के लिए जाओ, विकेटें लोगे, रन रेट अपने आप चेक इन होगा। ठीक है, इंडिया ने आज वो गलती नहीं की जो पिछले मैच में की थी, हार्दिक पांड्या से ओपनिंग ना करा करके। हार्दिक पांड्या ओपन करता है तो जसप्रीत बुमराह के ओवर्स काफी बच जाते हैं। सेम गोज विद अर्शदीप, उसके ओवर भी लास्ट में बच जाते हैं। आज अर्शदीप ने 3 विकेटें निकाली। मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न था अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने
4 ओवर में अपने अपने कोटे के ओवर में करीब करीब 4 ओवर वरुण ने किए, 4 अक्षर ने किए और 2 शिवम दुबे ने किए। 10 ओवर में इन लोगों ने बहुत रन दिए भाई। शिवम दुबे का तो आज ऑफ कलर था ही, 43 रन के आसपास उसने 43-45 रन के आसपास उसने रन दिए हैं, जो कि T20I में मेरे ख्याल से सबसे महंगा इकोनॉमी रेट होगा 23 का। इतने छक्के जो पड़े हैं आज, 18 शायद इंडिया की तरफ से, 17 शायद इंडिया की तरफ से और 11 जिम्बाब्वे की तरफ से छक्के पड़े हैं, 28 छक्के पड़े हैं। ये भी थर्ड हाईएस्ट सिक्सेस के मामले में जाएगा कि 28 छक्के आपको मैच में पड़ रहा है। 400 प्लस दोनों टीमों ने मिला करके स्कोर किया, ये भी सेकंड हाईएस्ट है अगेंस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, उसके बाद सेकंड ये आपका इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच का है। यहाँ पर दोनों टीमों को मिला करके 400 प्लस रन स्कोर हुए हैं। पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए। जिम्बाब्वे डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन प्राउड फील करना चाहिए उनको, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिम्बाब्वे से कि वो यहाँ तक भी आएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, दो वर्ल्ड चैंपियन को हराया यार, दो वर्ल्ड चैंपियन को हराया उन्होंने। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा श्रीलंका को, और श्रीलंका भी उनके ही मैच हारने के बाद से श्रीलंका का जो स्लंप है ना वो आया। और श्रीलंका उसके बाद उभर नहीं पाई। आज श्रीलंका आउट हो चुकी है। फर्स्ट टीम बनी श्रीलंका जो एलिमिनेट हुई, सेकंड टीम आज जिम्बाब्वे बन गई है जो इस टूर्नामेंट से अब एलिमिनेट होगी। अब यहां से क्या करना है जिम्बाब्वे, नौ सिंपल सा इक्वेशन है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का मैच। वेस्ट इंडीज अगर ये मैच जीतती है तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगी, इंडिया जीतती है इंडिया क्वालिफाई करेगी। अगर ये मैच टाई रहता है, नॉट रिजल्ट आता है, बारिश हो जाती है, तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगी। तो हमें अब सिंपल इक्वेशन है, मैच खेलना है, मैच जीतना है और आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज का हिसाब किताब लिया है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया से ज़्यादा इंडिया को मुश्किल होगी वेस्ट इंडीज को हराने में। अब किसी एक गिवन डे पर एक उनके हिटर का रोल चल जाए, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं चलेगा कि हाँ वेस्ट इंडीज पूरा एक तरफा मैच निकाल के ले जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास उस तरीके की बॉलिंग अटैक नहीं है ना जो उसको सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। अब अकील हुसैन को वो लाते हैं तो फिर उनको रोस्टन चेस की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रोस्टन चेस इज एन ऑलराउंडर, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्पेशलिस्ट के साथ जाओ। अगर आपको चाहना भी है ना तो स्पेशलिस्ट के साथ जाओ। अगर आपका बॉलर कोटा पूरा नहीं कर रहा है तो वो बॉलर नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सकलेन और मोहम्मद हाफिज़ की इस पर बहुत बड़ी बहस हुई कि किस तरीके के ऑलराउंडर हैं शहबाज और किस तरीके के ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज़। बॉलिंग करते हैं तो ये 4-4 ओवर अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो 7-8 नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो क्या है ये, ना बैट्समैन है ना बॉलर है। सब लोग को पता है कि वो अपने कोटा और अपने जान पहचान या अपने पर्ची के कारण खेल रहे हैं, क्योंकि ऑन मेरिट उनका सिलेक्शन बनता ही नहीं है। अबरार को बिठा कर आप शहजाद को खिलाओ, ये हो नहीं सकता। अबरार कैसा भी हो वो आपका पक्का 4 ओवर वाला बॉलर है भाई, ठीक है। तो इंडिया बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन कैंपेन फॉर रीचिंग टू फाइनल, सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया कल का जो मैच है वो है आपका इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का। अगर यहाँ पर इंडिया इस ग्रुप को सेकंड पे आती है, उस ग्रुप के फर्स्ट टॉपर के अगेंस्ट पे उसका मैच होगा। तो अगर इंग्लैंड वहां से टॉप करता है तो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा। अगर वहां पे टॉप करता है न्यूजीलैंड मैच जीत करके, तो न्यूजीलैंड और इंडिया का फिर सेमीफाइनल होगा, जो कि अगेन 2024 वाला समय हो जाएगा कि इंडिया और इंग्लैंड का वहां पे भी सेमीफाइनल हुआ था, और इस साल 2026 में भी इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल भिड़ सकते हैं। ठीक है, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना बहुत अच्छा, क्योंकि अब जो वो स्टेज आ गया है ना कि हर मैच अब नॉकआउट है, जो हारा बाहर। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके ऊपर अच्छे से बात करने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।